नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर हम कर रहे थे और हमने जो 8-9 पेपर जो अभी तक कर लिए थे, और आज उसी कड़ी में जो है टीचिंग वैकेंसीज के लिए और नॉन टीचिंग के लिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए सेम ही टॉपिक से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे। आज जो है PGT कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था, PGT कॉमर्स का, जो कि मे बी ये था 2021 में, जून, शायद 30 जून 2021 को ये पेपर था। ये सॉरी, ये मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ। तो ये आपका पेपर जो है, ये आपका है 26/6/2021 को ये पेपर हुआ था। और इसमें जो है आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के अंदर जो प्रश्न आते हैं, दोनों के अंदर जो आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है इसमें इसी सेम ही टॉपिक से आते हैं, वही यहाँ पर हमने डालने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और पंडित जसराज। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको आंसर क्या होगा ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ये किस टॉपिक से आपका प्रश्न जो है पूछा गया है। तो मैं पहले से भी आपको बता रहा हूँ कि संगीत से संबंधित जो संगीतकार हैं उनसे, उनके उपनाम और उनके बारे में दूसरी चीजें जो है, उनको पुरस्कार मिलने वाले पुरस्कार, इन सब चीजों के बारे में आपको जो अच्छे से पता होना चाहिए एग्जाम से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है, ये यहाँ के जो है, इनको 20वीं शताब्दी का तानसेन जो है इनको कहा जाता है। और अगर इनके बारे में पढ़ें तो इनका जन्म जो है 2 अप्रैल सन 1902 में कसूर, पंजाब में हुआ था। ठीक है, और विभाजन से पहले कसूर जो है वो भारतीय पंजाब का हिस्सा था, लेकिन अब यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और बड़े गुलाम अली खान एक संगीत परिवार में जन्मे थे, उन्हें खान साहब कहकर भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो इन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक फतेहपुर सीकरी की शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है? यानी कि फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। इनका राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सीकरी जो है इनको इसकी स्थापना जो है वो की थी किसने? अकबर ने की थी। यानी कि आपके यहाँ से मुगल काल के जो प्रश्न है वो भी यहाँ से आपके पूछे गए हैं। मुगल काल से DSSB में एक क्वेश्चन जो है हर एक सेट में आपका यहाँ से पूछा गया है, भले ही वो उनकी स्थापत्य कला से हो, भले ही उनकी किसी स्थापना से हो, भले ही किसी उनकी उपाधि या उपनाम से हो, या फिर किसी पदाधिकारी के नाम से ऐसा प्रश्न जो पूछा गया है। तो ये फतेहपुर सीकरी जो है वो 1573 में इन्होंने बनवाया था, यानी इसकी स्थापना अकबर ने की थी। एलिफेंटा द्वीप, जहां पर एलिफेंटा एक गुफाएं स्थित है, प्राचीन नाम क्या है? यानी कि एलिफेंटा द्वीप है जहां पर प्राचीन एलिफेंटा गुफाएं हैं, ये इसका प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, यानी एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? महिषामूर्ति, घारापुरी, द्वारपालस और अर्धनारीश्वर। तो देखिए, जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वो कहाँ है? तो वो जो है इनका प्राचीन नाम जो है घारापुरी में है। और एलिफेंटा गुफाओं के बारे में अगर देखें तो ये जो है उरण जिला, रायगढ़, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफाएं। ये जो है इनका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है इनका ये बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इस द्वीप का नाम विशालकाय हाथी के नाम पर पड़ा। ये जो एलिफेंटा द्वीप है इसका वर्तमान प्राचीन नाम क्या है? घारापुरी, और इसको जो विशालकाय हाथी के नाम पर पड़ा, जो कि इस द्वीप पर पाया जाता था, और इस हाथी को घारापुरी के नाम से जाना जाता है। इस समय हाथी की मूर्ति को मुंबई के जीजा माता उद्यान के अंदर स्थापित किया गया है, और प्राचीन काल में इस स्थान को मुख्य रूप से पुरी के नाम से जाना जाता था। एक पुरी जो है वो कहाँ है? वो पुरी आपकी उड़ीसा में है। एक पुरी जो है वो कहाँ है? तो वो आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, और इसी पुरी का वर्णन जो है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख। देखिए, एक प्रश्न यहां से आपका क्लियर होता है कि जो ऐहोल अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और पुलकेशिन द्वितीय जो है उनके अभिलेख, ऐहोल अभिलेख में इसी स्थान का नाम पुरी के नाम से मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है डीएसएसबी में। आरबीआई की स्थापना, यानी कि बैंक से संबंधित एक प्रश्न आपका आता है, भले ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हो, भले ही बैंकों की स्थापना से हो या बैंक की किसी योजना से हो, लेकिन ज्यादातर योजना की बजाय जो है बैंक की स्थापना या फिर उनके राष्ट्रीयकरण के बारे में जो है ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 55, 47 और 1935। तो राइट आंसर होगा 1935 में। देखिए आरबीआई के बारे में अगर देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है वो अधिनियम 1934 है, लेकिन स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसके अलावा देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वो प्रारंभ में कोलकाता में था, ठीक है, जिसे 1937 में यानी 1935 में स्थापना होती है। 2 साल मुख्यालय रहता है कोलकाता में, उसके बाद में 37 में जो है इसको स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेन देखिए एक खास चीज क्या है, यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। देखिए शुरू में ये क्या था, निजी बैंक था, निजी स्वामित्व वाला बैंक था, प्राइवेट बैंक था, लेकिन जो है स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब प्रश्न ये बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1949 में, यानी कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का कर दिया गया था राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो ये एक स्थापना होती है 1935 में, राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। पहले ये क्या था, 1949 से पहले क्या था, ये निजी स्वामित्व वाला था। जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उस वह दर क्या कहलाती है? देखिए इकोनॉमिक्स से साधारण सा प्रश्न है कि देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई अपने अधीनस्थ यानी कि भारत के किसी बैंक को क्या देगा? ऋण देगा, ठीक है। तो वो ऋण देगा तो उससे जो ब्याज लेगा उस ब्याज दर को क्या कहते हैं? यानी कि जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है वह दर क्या कहलाती है? आरबीआई ने, मान लीजिए आरबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो बैंक है इसको दिया ऋण, तो इस ऋण को जो ब्याज लेगा, यानी कि ब्याज तो लेगा आरबीआई, पैसा दिया ऋण के तौर पर, तो फिर उस दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, बैंक ऋण दर या लाभांश। तो देखिए आप जानते हैं लाभांश क्या होता है? प्रॉफिट जो है उसको लाभांश कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आरबीआई किसी बैंक को देगा ब्याज पर पैसा, तो उसके लिए जो दर होगी उसको हम कहते हैं बैंक दर, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक दर, ठीक है। अब देखिए रिवर्स रेपो क्या होती है? मान लीजिए ओबीसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, अब इनको पैसे की जरूरत है नहीं, तो ये सोचते हैं कि चलो हम जो है इसको ब्याज पर दे देते हैं, किसको? आरबीआई को। अब आरबीआई को अगर ये वापस दे देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? वापस दे देंगे, तो ये कर देंगे रिवर्स। तो जो आरबीआई इनको जो वापसी में ब्याज देगा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है वो उससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब बैंक खुद आरबीआई को पैसा देगा जमा करने के लिए, उसके बदले में ब्याज मिलेगा, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो। और अगर आरबीआई बैंक को देता है पैसा कर्ज, तो उसमें जो दर लेगा उसको कहता है बैंक दर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की खोज की थी? यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो 1897 में की थी, और ये किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए खोज से संबंधित एक प्रश्न आपका आ रहा है, एक प्रश्न आपका खोज से संबंधित आ रहा है विज्ञान में से, यानी कि वैज्ञानिक जो खोज हैं उनका एक प्रश्न आपका रहा है। तो विभिन्न प्रकार की जो खोजें हैं, विभिन्न, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाकी दूसरी जैसे जनरेटर है, या फिर कोई भी और दूसरी चीजें जैसे विटामिन है या कोई प्रोटीन, किसी भी चीज की खोज अगर है तो उनका जो है आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए पेपर से पहले, और आपको जो है ये कलेक्शन मिल जाता है इकट्ठा कई जगह ये, और वहां से जो है आप इनको कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न आपका बहुत ज्यादा संभावना रहती है, जो है 90% संभावना इस प्रश्न की, इस प्रकार के प्रश्नों की रहती है डीएस में। तो देखिए वो कौन थे? वो थे जे थॉमसन। थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो जे थॉमसन है। लेकिन यहां पर प्रश्न जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया कि 1897 में, और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की खोज किसने की? उपस्थित तो थे, बस खोज इन्होंने करी, यानी इन्होंने
क्या किया है, उसको पहचाना है, तो जे थॉमसन थे। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी संख्या असमान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, समान होती है, वह क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है लेकिन उनका जो द्रव्यमान है, उनकी संख्या समान होती है, तो वह क्या कहलाते हैं? आयन, समभारिक, समस्थानिक या न्यूट्रॉन। तो देखिए, किसी भी परमाणु जिसके कोई तत्व, दो तत्व हैं अलग अलग, उनके परमाणु हैं और उनके परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन उनके परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान को आप क्या माने? द्रव्यमान को आप मान सकते हैं भार। ऐसा समझिए कि द्रव्यमान जिसको भार कहते हैं, कि द्रव्यमान की संख्या जो है वो समान होती है, तो वो कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो तत्व, यानी राइट आंसर इस प्रश्न का तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर तत्वों की परमाणु संख्या समान है, परमाणुओं की संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समस्थानिक। यानी समस्थानिक वो होते हैं जो तत्व, जो दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणुओं की संख्या समान है वो समस्थानिक, जिनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं है लेकिन द्रव्यमान की संख्या जो समान है उसको कहते हैं समभारिक। तो इस प्रकार का प्रश्न भी, परमाणु वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डीएसबी में अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अच्छे से आप करके जाए। अगला, पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये प्रश्न आपका, मैं आपको भी जो मैंने 8-9 जो करवाए उसमें जो है ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, ये सेकंड टाइम जो है ये रिपीट हुआ है ये प्रश्न कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इससे पहले जो पूछा गया था पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये बड़े महाद्वीप के साइज पर आ गया। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप तो था आपका एशिया, लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछ दिया, जो हमने पीजीटी हिस्ट्री का किया था उसमें पूछा था सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, और इसमें पूछ लिया दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में से एक किस देश से थे? एडमंड हिलेरी बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। 1953 में ये पहली बार जो है ये माउंट एवरेस्ट फतेह इन्होंने किया था, ठीक है, तेनजिंग शेरप्पा के साथ जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ये व्यक्ति किस देश से है? नेपाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ये न्यूजीलैंड से थे, ठीक है। और इन्होंने जो है 1953 में ये यहां पर चढ़े थे, जब इसकी गोल्डन जुबली इन्होंने बनाई थी माउंट एवरेस्ट फतेह करने की, तब जो है वो वहां की ब्रिटेन की महारानी ने इनको इनवाइट किया था कार्यक्रम में, लेकिन इन्होंने उनके जो इनविटेशन है उसको ठुकरा दिया और नेपाल के गरीब लोगों के साथ मिलकर जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था। और ये जो व्यक्ति हैं बड़े शानदार व्यक्ति हैं, ये आप चित्र इनका देख पा रहे हैं। ये 1980 में क्या है, 1980 में भारत में राजदूत रहे हैं, भारत में राजदूत रहे हैं ये 1980 में। में भारत में राजदूत रहे हैं। ज्यादातर जो समय इन्होंने कहां बिताया है, तो ज्यादातर समय इन्होंने बिताया है नेपाल में, ठीक है। और नेपाल में एक वायु दुर्घटना में 1975 में इनकी पत्नी और इनकी बेटी की डेथ हो गई थी 1975 में नेपाल में एक वायुयान दुर्घटना के अंदर, ठीक है। और ये जो है भारत में 1980 में भारत में राजदूत रहे हैं, ठीक है। और बड़े शानदार व्यक्तित्व आप ये देख सकते हैं, बड़े सिंपल व्यक्तित्व इनका। और ऐसे व्यक्ति हैं तीसरे व्यक्ति, इनकी जो है 2008 में मृत्यु हो गई थी, यानी कि 2008 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और न्यूजीलैंड के ये तीसरे व्यक्ति थे जिनको राजकीय सम्मान के साथ जिनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब देखिए, न्यूजीलैंड का एक नियम है, राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किसका होता है? जो उनका राष्ट्रपति होता है, और अगर वो पद पर रहते हुए, यानी कि वहां का या तो गवर्नर है, वो अगर पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है संस्कार होता है। तो ऐसे में इनसे पहले दो व्यक्ति और थे
जिनका गवर्नर पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो उनको राजकीय सम्मान के साथ संस्कार हुआ था अंतिम। और उसके बाद में ये व्यक्ति थे, हालांकि परंपरा को तोड़ते हुए इनका जो है अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया गया था, लेकिन इसके लिए वो योग्य थे, इसलिए इनके प्रधानमंत्री जो है न्यूजीलैंड के उस समय के, उन्होंने ये कहा भी था। अगला प्रश्न है, एपिग्राफी को किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए बहुत सारे अध्ययन हैं, ठीक है, बहुत सारे अध्ययन हैं। आपको जो स्पीडी की बुक है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ये एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। और साइंस का तो मैं कहता हूं स्पीडी में जितने वो वन लाइनर आते हैं आप वहां से कर ले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है डीएसएसबी के लिए, क्योंकि डीएसएसबी में आपका टीचिंग के लिए आपके 20 अंक के इंडिया जीके और साइंस आती है, और नॉन टीचिंग जो है उसके लिए जो है आपकी 40 अंक की इंडिया जीके और साइंस आती है। तो ऐसे में आप वो कर लेते तो बेटर रहता, आपके लिए कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती वहां से। और उसके अलावा अगर आप पढ़ें तो बेसिक जो एनसीईआरटी 6 से 10 की पाठ्य पुस्तकें हैं वो साइंस और जीके की वो पढ़ लीजिए, एसएसटी की, आपको कहीं भी दिक्कत, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एपिग्राफी जो है अध्ययन है वो किसका? शिलालेख का, नक्शा का, वेदों का और पुराने किस्सों का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये शिलालेखों का एक जो है वो अध्ययन है। शिलालेखों का अध्ययन यानी कि पत्थर और जो है जो मजबूत ठोस चीजें होती है उनके ऊपर उत्कीर्ण की हुई प्राचीन भाषाओं को पहचानने का जो विज्ञान है उसको जो है एपिग्राफी कहते हैं। मनुस्मृति सबसे पुराना भारतीय कानूनी पाठ लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? सीधी सी बात है कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है ये ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और प्राकृत। तो देखिए ये जो है मनुस्मृति जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखें, 1946 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए 1946 में किस व्यक्ति को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी संविधान सभा में कहीं थे ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये 3 व्यक्ति थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है वो बी एन राव को जो है नियुक्त किया गया था। और बी एन राव जो है 1953 से 54 तक जो है 1953 से 54 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय, चलिए यहां लिखा नहीं जा रहा, 1953 से 54 तक जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और जो है इन्होंने संविधान का जो ड्राफ्टिंग है यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण बी एन राव ने किया था। देखिए बेनेगल नरसिम्हा राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, यानी कि 1953-54 में रहे थे। भारतीय संविधान का प्रारूप जो है, ड्राफ्टिंग जो है इन्होंने की थी, प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। और भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा और इन्होंने यानी कि बी एन राव और सच्चिदानंद सिन्हा इन्होंने क्या भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। यानी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन जो है इसके ड्राफ्टिंग किसने की? ये की थी इन्होंने, यानी बी एन राव ने और सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है विकिपीडिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 1952-53 में रहे थे। 1952-53 में ये 19 जो है वो न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो यूएन का एक अंग है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो वहां हेग में स्थित है, यानी नीदरलैंड की राजधानी जो हेग है वहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और इनकी जो 1953 में हो गई थी मृत्यु, यानी कि वैसे तो वहां जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, लेकिन इनकी 1 साल के बाद में मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका कार्यकाल 1 ही वर्ष रहा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो देखिए जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें 8वीं अनुसूची जो है उस समय 8 ही अनुसूचियां थी। उस 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो उसमें जो है कुल 14 भाषाएं जो उनको शामिल किया गया था। और उसके बाद में जो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो है इसमें भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को भाषा का यानी कि मान्यता इनमें यहां दी गई है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। कौन कौन सी है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। इसके बाद में 21वां संविधान संशोधन
1967 में यहां पर जो है सिंधी भाषा जोड़ दी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके अलावा देखिए ये भाषाएं रहेगी आपकी बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये भाषाएं कुल 22 भाषाएं हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का पहला भाग जो है वो भारतीय राजभाषा से संबंधित है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी लिपि में हिंदी और संस्कृत। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो होगा देवनागरी में। यानी कि ये पूरा संविधान में लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा जो है वो भारत की राजभाषा होगी अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने जो है डीएसएसबी के एग्जाम के लिए एक पुस्तक जरूर करनी ही चाहिए, क्योंकि यहां पर पुस्तक जो तुरंत में रिलीज हुई है, तुरंत में जो है विमोचन जिस पुस्तक का हुआ है, ऐसा प्रश्न जो है यहां पर पूछा जाता है। और इसके लिए जरूरी यह है कि आप रूटीन में अखबार पढ़ते हैं, आपको कहीं से भी किसी भी एग्जाम के लिए करंट जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रूटीन में अगर आप पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ते हैं तो ठीक है। तो मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है वामन सुधा प्रभु। वामन सुधा प्रभु जो कि क्या है, एक पत्रकार है वहां के, और इन्होंने इसको लिखा है। गोवा के पत्रकार हैं ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को डीआरडीओ ने वर्ष 2020 में, देखिए पेपर आपका हो रहा है 2021 में, यानी कि जून 2021 में ये पेपर हो रहा है, और आपके यहां पर करंट अफेयर का प्रश्न पूछा 2020 का। तो ऐसा मान के चलिए आप पिछला जो है आपका 1-1.5 साल पुराना जो आपका जीके है, करंट जीके, वो भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। के सिवन, जी रेड्डी, सी एन राव और हेमंत कुमार पांडे। तो देखिए इसमें जो है प्रश्न क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये किस टॉपिक से पूछा गया आपके लिए। तो ये जो है हेमंत कुमार पांडे है। हेमंत कुमार पांडे को ये डीआरडीओ ने वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया। और किस उपलब्धि के लिए दिया? तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिक है, इनको हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें ल्यूकोडर्मा जो है इनके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जो है ड्रग ल्यूकोस्किन, इसकी जो खोज इन्होंने की है। और इसी के चलते राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, इन्होंने जो है एक कार्यक्रम के दौरान इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इस पुरस्कार में क्या होते हैं? 2 लाख रुपए। यानी कि जो है ये पुरस्कार साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, इसमें कितनी राशि मिलती है? 2 लाख रुपए और एक जो है प्रमाण पत्र यानी प्रशस्ति पत्र जो इसमें दिया जाता है। आगे देखिए 2021 में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 का आयोजन कहां किया गया था? शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो 2021 में क्या है, ये दूसरे खेलो इंडिया नेशनल गेम हुए थे, और इनका जो है वो गुलमर्ग और लेह, यहां पर संयुक्त रूप से जो है गुलमर्ग और लेह में इनका संयुक्त रूप से आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर जो है वो जम्मू कश्मीर रहा। ठीक है, 2021 जम्मू और कश्मीर ने 11 स्वर्ण पदक जीते, इसमें 18 रजत और 5 कांस्य पदक समेत कुल 34 पदकों पर कब्जा किया था। और ये जो जम्मू कश्मीर जो है 34 पदकों के साथ पहले स्थान पर, महाराष्ट्र जो है 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ उपविजेता, यानी कि महाराष्ट्र रहा था सेकंड नंबर पर। और तीसरे नंबर पर जो है हिमाचल प्रदेश ने 10 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान जो है हासिल किया था। ये हाल है 2021 का, जो कि दूसरा था। और 2023 के अंदर जो है 2023 में ये जो है वो तीसरा संस्करण जो है इसका हुआ था, और वो भी कहां हुआ? तीसरा संस्करण भी गुलमर्ग में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन जो है 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग शहर में किया गया था। गुलमर्ग में हुआ ये भी। ठीक है, देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की अहम पहल जो है खेलो इंडिया के तहत इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण था, और सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला? तो देखिए
अभी जितनी टूर्नामेंट हुई है क्रिकेट की, क्रिकेट से एक प्रश्न जो है आपका फाइनली पूछा जा रहा है क्रिकेट से। और क्रिकेट के आपको पता होना चाहिए हाल ही में जो टूर्नामेंट है उनके प्रमुख जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है 2021 का ये और अप्रैल में आपका पेपर होता है, सॉरी मई में आपका पेपर होता है, जून में पेपर होता है और आपका ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो है इसके लिए कौन थे, पैट कमिंस थे। तो आपका जब भी पेपर होता है उससे पहले जितनी भी ट्रॉफियां होती हैं लगभग एक साल के अंदर उनके मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, किसने जीता, कितने रन से जीता, कहां मैदान, किस मैदान में आयोजित हुआ था और कितने मैचों की श्रृंखला थी, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, खासकर क्रिकेट से, क्योंकि डीएसएसबी में एक प्रश्न क्रिकेट से आता ही आता है, आए तो अधिक लेकिन एक तो आपको मिनिमम मिले ही मिलेगा। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? हॉट एयर बैलून, बड़ा सा गुब्बारा, हॉट जो गर्म हवा का गुब्बारा जो है उसमें उसके ऊपर जो है यात्रा करवाई जाती है, सफारी करवाई जाती है, वो किस रिजर्व में शुरू की गई? बांधवगढ़, कान्हा, कार्बेट और मानस। तो ये देखिए मानस कहाँ है, मानस आपका कहाँ है? तो ये आपका असम में है। कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बांधवगढ़ में ये जो है एमपी में है, ये बांधवगढ़ और मध्य प्रदेश में यहां इसमें जो है ये शुरू की गई है। बांधवगढ़ जो रिजर्व टाइगर्स है उसके अंदर ये देखिए बांधवगढ़ के उमरिया जिले के अंदर विंध्य पहाड़ियों में स्थित है और 1968 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अब यह भारत में टाइगर सफारी के लिए पसंदीदा पार्कों में से एक है, जिनमें जंगल में बाघों की तस्वीर लेना और ट्रैक करना शामिल है, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये काम होते हैं आसानी से। अगला और आज का जो है लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति देश में कहीं भी महापौर के पद पर काबिज होने वाला भारत का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है? देखिए महापौर यानी कि आप अगर बात करें महापौर तो ये नगर निगम में होता है जिसको आप मेयर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी में महापौर कहते हैं। तो भारत में किसी भी राज्य में ऐसा व्यक्ति जो कम से कम उम्र का है और जो इस पद पर, मेयर के पद पर जो है वो बैठा है, मेयर बना है सबसे युवा, तो ये कौन है? तो ये आर्या राजेंद्रन, चंद्रानी मुर्मू, सूर्य नारायण तेजस्वी और सविता बेगम। तो ये है आर्या राजेंद्रन, ये एक महिला है और ये 21 वर्ष की आयु में जो है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जो है वहां की मेयर बनी है। तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा यानी कि देश में सबसे युवा महापौर जो है अब तक की सबसे युवा महापौर बनी है आर्या राजेंद्रन, ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न, यानी कि इस तरह के जो अलग से जो है सबसे कम उम्र वाले, सबसे अधिक उम्र वाले, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो भी आपके डीएसएसबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ जो आपका टेस्ट करवाने का मकसद क्या था कि आप कम से कम ये कंफर्म कर पाएं, आप ये डिफाइन कर पाएं कि किस किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।